नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ और आपसे बात करने में मज़ा आता है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में मैं आपको कुछ न कुछ देने की कोशिश हमेशा करता हूँ और आज भी वही इच्छा है। आपको याद होगा कि 2-3 महीने पहले हमारे एक दर्शक ने ये कहा था कि आप जो सब्जेक्ट रखते हो उसमें जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क में जो बैंक्स हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं कहते हो। तो मैं आज सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ और मुझे क्या लगता है ये आपके साथ शेयर करूँगा। उसकी वजह ये है कि इस देश में जो 200-300 बैंक हैं जो एसएफ में है और कम से कम 150-200 बैंक ऐसे हैं कि जो शायद इस साल एसएफ में आ सकते हैं। और ये एसएफ झमेला क्या है, कब से चालू हुआ, ये सब मैं आपसे बातें करूँगा। दोस्तों नमस्कार, मैं तलेगांव में हूँ। मेरे लड़के का यहाँ पे फ्लैट है, उसके बालकनी में से ये शूट कर रहा हूँ। थोड़ी आवाज़ या डिस्टर्बेंस आपको होगा क्योंकि पीछे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बच्चे खेल रहे हैं शाम को। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, इग्नोर कीजिएगा। चलो चलते हैं ये इस एसएफ की दुनिया में जो बहुत डरावनी है और हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम कभी भी एसएफ में नहीं आए, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में जो फाइनेंशियल सिस्टम है बैंकों की, ऑफ कोर्स उसका रिस्क मैनेजर कौन है, ये मैंने एक वीडियो में कहा था। मेरा ये मानना है कि इस बैंक में इस बैंकिंग इंडस्ट्री का रिस्क मैनेजर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, सालों से है। और ये जो रिस्क मैनेज करता है ये रेगुलेशन द्वारा रिस्क मैनेज करता है और उस रेगुलेशन जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत इनको पावर्स मिली है, अधिकार मिले हैं। आप जानते होंगे कि एक 15-20 साल पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का जो वर्गीकरण होता था वो शायद अलग तरह से होता था, सिक बैंक और विक बैंक इस तरह से होता था। बाद में वो कैमल्स के रेटिंग आए 2008-9 के आसपास, और 2009 के आसपास जब ये कैमल्स रेटिंग वगैरह आया उस वक्त ये ग्रेडिंग सिस्टम था, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, फलाना डिम का जो भी है वो ग्रेडिंग सिस्टम आने के बाद में 2 साल के बाद में रिजर्व बैंक ने सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क का एक सर्कुलर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को निकाला। ये जो सर्कुलर निकाला वो निकाला 2012 में। 2012 में जो सर्कुलर निकाला वो दैट वाज द फर्स्ट, आई बिलीव वाज द फर्स्ट सर्कुलर which Reserve Bank of India issued for the first time. Of course, that 2012 circular is now has been withdrawn. Recently Reserve Bank ने बहुत सारे सर्कुलर्स विड्रॉ किए, आप याद जानते होंगे। तो ये सर्कुलर जो है 2012 का, ये रिजर्व बैंक ने विड्रॉ कर लिया है। क्यों विड्रॉ कर लिया है? Over a period of last 10 years, the SAF guidelines have been improved substantially and tremendously. तो ये जो 2012 का जो SAF का सर्कुलर था 1 मार्च 2012 का, रिजर्व बैंक ने ये कहा था कि अगर आपका जो CRAR है वो अगर 9% के नीचे आता है, इफ़ योर CRAR falls below 9%, then you will be a bank under supervisory action framework. और उसमें कई मसले, several points which Reserve Bank of India referred along with CRAR। वो ये कह रहे थे कि अगर आपके बैंक ने 2 साल लॉस किया है या आपके ग्रॉस NPS 10% के ऊपर है या आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिपॉजिट है। वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिपॉजिट क्या कहते हैं कि 20 टॉप डिपॉजिट्स और डिपॉजिटर्स exceed 30% of your total depositors. Yes, a good enough condition to bring your bank under supervisory action framework। और अगर आपका CD रेशियो 70% के ऊपर है, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में उन्होंने उसी सर्कुलर में ये कहा था कि भाई आपका इरोजन अगर 10% होता है, डिपॉजिट का इरोजन 10% किसी भी वजह से अगर होता है तो रिजर्व बैंक ये कह रही थी कि भाई आप किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज जाओ। आई मीन इफ़ देयर इज़ अ डिपॉजिट इरोजन ऑफ 10% एंड अबव, यू वर एडवाइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मर्ज इन अ बेटर बैंक। अगर 10% और 25% के बीच में हो तो रिस्ट्रिक्शन आ जाते थे 35A, ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस। वो सर्कुलर में लिखा है 2012 के। और 25% के ऊपर अगर इरोजन होता है, रन लग जाता है, 25% के ऊपर अगर इरोजन आ रहा है, का लाइसेंस कैंसिल करने वाले थे वो।
These were the instructions issued in 2012, and then there was a subsequent one more circular in 2014 which revised on account of changes. But there was one paragraph written in 2012 circular. That paragraph is continuously written in all subsequent circulars for supervisory action framework. I'll read out that paragraph. That paragraph आपकी दिल की धड़कनें जो है वो बंद करवा देगा. वो ये क्या कहते हैं? UCBs may note that SAF does not preclude the Reserve Bank from taking any action as it deems necessary, including cancelling the license of a bank at any stage of SAF. मित्रों, ये पैराग्राफ आज भी वैलिड है. इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा है कि SAF में जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं वो डायरेक्शंस में अगर और डिटेरियोरेशन आता है तो कभी भी आपका लाइसेंस कैंसिल करवा सकते हैं. और वो कैंसिल नहीं हुए इसके लिए क्या करना चाहिए ये भी मैं आपसे बात करूँगा. 2014 में उन्होंने रिवीजन किया इन्हीं गाइडलाइंस में, और फोकस उनका क्या रहा 2014 में? ज़्यादातर दे फोकस्ड मोस्टली ऑन सेल्फ करेक्टिव एक्शंस. आप सुधरो. 2014 में उन्होंने ये सर्कुलर निकाला, तब उन्होंने कहा कि सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क में हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगा कि वी विल गिव यू सेल्फ करेक्टिव एक्शन. जो भी गलत हुआ है, जो फ्रेमवर्क है उसमें जो गलत हुआ है उसको आप विद इन टाइम फ्रेम, विद इन ब्रॉड एक्शन प्लान अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, एग्जीक्यूट दैट. वी विल नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन. We will not take you to the all inclusive directions. We will not evoke section 35A where under the withdrawal restrictions would be placed on your depositors. You have to protect the interest of the depositor. So that was the main focus. Idea of 10% gross NPA with incremental NPAs of 3 percentage point each year was one of the conditions that they stipulated in that circular. CD ratio में उन्होंने थोड़ा रिलीफ दे दिया कि 70% का अगर CD रेशियो 80% अबव अगर CD रेशियो आपका आता है और आपको SAF लगता है तो उसके कंपटीशन में उन्होंने रिलीफ दिया. क्या रिलीफ दिया कि इस SAF के लिए अगर CD रेशियो निकालना है, इफ़ यू वांट टू कंप्यूट CD रेशियो फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग वेदर यू हैव वायलेटेड और यू आर इन टू द टर्म्स वेयर अंडर SAF कैन बी इम्पोज्ड ऑन यू, दे आर सेइंग दैट आपके पास जो BDDR है वो आपके एडवांसेस में दे डिडक्ट करके फिर CD रेशो निकालो. यानी अगर आप 79, 79.75 या 80 इस तरह के बॉर्डर में अगर आप होंगे और अगर आप BDDR कम करके निकालते हैं तो शायद आप 78%, 77% पे आ जाओगे. जो लटकती तलवारें ये रिलीफ दे दिया. एंड दिस वाज अ विक्ट्री ऑफ फेडरेशन. Federation fought on this then, and Federation could succeed in convincing Reserve Bank of India this should be the advantage that should be given under the SAF guidelines. Subsequently, profitability was a key consideration in 2014 circular. अगर आप 2 साल लॉस में है तो आपको SAF लग सकता है. कैपिटल फंड्स अगर वही 9% के नीचे हो तो आपके ऊपर एक्शन हो सकती है. ऑल दोज थिंग्स कंटिन्यू टू रिमेन एज इट इज़. After 6 years in 2020, probably prior to COVID शायद मार्च में आया था, probably prior to COVID, Reserve Bank of India came out with a further revised structure or the set of instructions on supervisory action framework, how it will be implemented, executed. The 6th of January 2020 onwards, they changed the terminology. Reserve Bank of India started acting like a risk manager, and they focused on one thing. They did not, of course, they did talk of gross NPAs and net NPAs, but then the reference, if you read that circular, you will find that they're talking of asset quality. They're saying that asset quality, अगर आपके net NPA 6% के ऊपर चले जाते हैं तो आप SAF में आते हो. कुछ भी करके आपको 6% के नीचे net NPA रखना है. इसके बारे में मैं बाद में भी और थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि नेट 6% रखने के लिए एज ए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर हम कुछ चीज़ों की परवाह नहीं करते या कुछ चीज़ों को हम मद्देनज़र नहीं रखते. वी डोंट कंसिडर सर्टन थिंग्स विच आर वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द टाइम. इफ़ योर नेट NPAs आर एक्सीडिंग 6%, व्हाट कुड बी डन और व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल. ये जो टिपिकली ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ना वो अलग तरीके से सोचते हैं. मैं आपको प्रैक्टिकल आपको क्या सोच सकते हैं और एक्शन क्या लेना है ये आपको डिसाइड करना है. तो फोकस शिफ्टेड इन 2020 टू एसेट क्वालिटी.
Profitability remained a concern. With the same logic, they're talking of profitability. And then CRAR, उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस CRAR को दे दिया, और CRAR को देने के बाद में अगर आपका CRAR 9% के नीचे है तो आपको किसी भी हालत में विदिन 12 मंथ्स यू हैव टू इंश्योर दैट योर CRAR इज़ अबव 9%। ये ब्रीच होने के बाद में ये 3-4 चीज़ें अगर आपसे ब्रीच हो जाती है तो रिजर्व बैंक आपको एक लेटर लिखता है कि बंदे यू हैव कम अंडर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क, तो हम जो कहते हैं वो करो, नहीं तो हम आपका आगे जाके 35A लगा के आपका लाइसेंस भी करवा देंगे, या फिर आपको मर्ज करवाने के लिए प्रेशराइज करेंगे, या किसको उसको कहते हैं ना परसुएड, आपको मर्ज होना है अगर आप सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के जो पैरामीटर्स है, CRAR है, नेट NPA है, प्रॉफिटेबिलिटी, ये अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब SF के इंस्ट्रक्शंस रिजर्व बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को देते तो आपके हाथ पैर बांध देते हैं और कहते हैं कि दौड़ो अभी सॉरी, वो कहते हैं कि दौड़ो अभी। हाथ पैर बांधने के बाद दौड़ना आसान तो होता नहीं है ना, और सबसे परेशानी वाली बात यह है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको एक ही चीज़ करना है, सिर्फ NPA रिकवरी करो, बैंक निकालो बाहर। होता नहीं है, जो बंदा 10 साल से आपके पैसे नहीं भर रहा है वो आपके ऊपर SF लग गया तो उसको कोई चिंता है क्या? उसको कोई चिंता नहीं है। आप मरो, वो तो जिंदा रहने वाला है। आप क्या करोगे? उसकी प्रॉपर्टी लोगे, बेचोगे, 10 साल में आपके पैसे आएंगे। दिस इज अ रियल स्टोरी वेयर यू आर स्टक। One more issue that happens once such kind of communication comes from Reserve Bank of India is that, which I believe they needs a revision over a period of time. What revision I need? Once you listen to what I am trying to say, you will understand that. They are saying that भैया आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना डिपॉजिट्स पे, एडवांसेस पे, इन सब पे वो स्टेट बैंक की तरह करो। यानी स्टेट बैंक अगर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट 4.5% देता है तो आप भी करो। अब मुझे बताओ, आपने अगर 4.5% का डिपॉजिट पे रेट कर दिया, कौन आपके पास डिपॉजिट रखेगा? आपको SBI की तरह रेट करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में आप अगर सोचोगे तो आपका ज़िंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। बाहर कैसे निकलोगे? तो एक ही रास्ता बचता है, तो पूरे सब NPA निकालो, which becomes the hypothetical story where under you are trying to get out of NPA. But then there are a couple of things which you need to do. One is, once you are under SF, you know the reason. You are aware of the reason. आप SF में क्यों हैं? आपने गलती से गलत काम किया है या फिर आप जानबूझ के गलत काम किए? टू थिंग्स। गलती से गलत काम हो गया। क्या गलती से गलत काम हो गया? गलत बंदे को पैसे दे दिए। योर इंटेंशंस वे ट्रू, सो गलती से गलत काम किया। दूसरी चीज़ क्या है? जानबूझ के गलत काम किया। तो अगर आप जानबूझ के आपने अगर गलत काम किया तो आपको ज़िंदा रहने की कोई मोहलत नहीं है। यू हैव नो राइट if you have done deliberately, because you have defrauded the society, you have cheated the society. The directors who are listening to this video, मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपने गलत काम अगर आपके बैंक में हुआ है तो आपको उसे सही करना चाहिए। मैंने एक बैंक देखी है कि वहाँ पे 50% ऑफ द एडवांसेस आर गिवन टू दी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स। बैंक डूब गई, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भाग गए, और ये जो पुलिस वाले हैं उनको ये डायरेक्टर जो भाग गए ना, मिल नहीं रहे हैं, गाँव में ही मिल नहीं रहे हैं। क्या करेगी रिजर्व बैंक? क्या करेगी? तो ऑप्शन क्या है रिजर्व बैंक के पास? बंदी करवाना पड़ेगा। अगर इन चोरों ने और ज़्यादा इस तरह के काम किए तो सेक्टर का नाम तो पूरा बदनामी होने वाला है। दुख इस बात का है, जिस बंदे ने गलत काम किया है उसको पनिशमेंट होता है नहीं होता है मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है। क्यों परवाह नहीं है? मेरा सेक्टर हिलता है उसकी मुझे परवाह है। वो जो चिंता का विषय है कि हम गलती से गलत काम करेंगे और जानबूझ के गलत काम करेंगे, इसमें आपको ये सोचना है कि आप गलती से गलत काम करने के कैटेगरी में आ जाओ। अगर उसमें रहोगे तो बचने के 100 उपाय मिल सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स अंडर SF, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द बैंक्स अंडर SF आर बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायंस टूवर्ड्स दी NPA नॉर्म्स। नेट NPA 6 के ऊपर चले गए, आप साफ में आ गए।
तो नेट एनपीए अगर 6 के ऊपर चले गए तो रास्ते क्या है? नॉर्मली नेट एनपीए अगर 6 पे जाते हैं ना, तो जैसा उसको कहते हैं ना कि बिकॉज ऑफ कोविड, आदमी कोविड से नहीं मरते हैं। आदमी वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने के बाद में आपके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ना, वो चेंजेस हॉस्पिटल कंट्रोल नहीं कर पाता है। मान के चलो कि आप हॉस्पिटल में हो, आपको डायबिटीज़ है, कोविड हो गया और रेमडेसिविर आपने ले लिया और 6 इंजेक्शन ले लिए, आपकी शुगर लेवल 800-900 के ऊपर चली जाती है, उसके बाद आपको हार्ट अटैक आता है या ब्रेन हैमरेज होता है या आपकी किडनी फेल होती है, आप कोविड से नहीं मरते हो। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आपके 6% नेट एनपीए तो ये शुरुआत है, समझो। नेट एनपीए अगर उसके ऊपर गए तो आपको है ना दूसरा रोग लग जाता है। वो क्या है? आपका CRAR भी 9% के ऊपर जाता है। अब आपको 2 जगह पे फाइट करनी है। सैफ लगने के बाद में आपके बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, क्योंकि रेट्स आपके स्टेट बैंक की तरह हो जाते हैं। आपके ऊपर रन लगता है, जैसे ही रन लगता है इरोजन होना चालू होता है, आपको ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन लग जाता है। तो जो डिपॉजिटर है उसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी जो नया कानून है उसमें उसको तो 5 लाख मिलने वाले हैं, आप मरने वाले हो। डिपॉजिटर इज़ फ्री और आपने जिसको पैसा दिया है ना वो भी ज़िंदा ही रहेगा, आप मरोगे। और इसलिए मेरा ये मानना है कि जो बंदे आपकी बैंक से पैसा लेके, कोऑपरेटिव बैंक से पैसा लेके पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, या तो मिलीभगत है या फिर जेन्युइन डिफ़िकल्टीज़ है। तो मेरे कुछ इसमें जो मैं सलाह देने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, उसको इस्तेमाल करना या नहीं करना आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है, शायद ये हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो CRAR नीचे आया है, तो आजकल क्या हो रहा है कि आजकल आपको LTDS और कैपिटल ऑगमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट का अभी जो 8 मार्च को नया सर्कुलर है, उसमें आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल गए हैं LTDS के बारे में। लेकिन बैलेंस शीट में आपको एक जुगाड़ करना आना चाहिए। मुझे आप ये एक बात बताओ, आपके नेट तो 6 के ऊपर है ही, मुझे कोई पता, मैं ये जानता हूँ कि वो 6 के ऊपर है। वो 6 के ऊपर है, उसमें एक आपका रिजर्व होता है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो। रिजर्व बैंक भी उसको परमिशन नहीं देती है और आपका रजिस्ट्रार भी नहीं देता है। वो है आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड। और ये स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड आपको अगर मौत के बाद इस्तेमाल करना है तो इस स्टैट्यूटरी फंड का फ़ायदा क्या है? मैंने स्टेट एक्ट में एक प्रोविज़न पढ़ी है, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, कि संस्था के हित में या कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ के हित में स्टैट्यूटरी फंड का इस्तेमाल की परमिशन आपको रजिस्टर दे सकता है। इसका मतलब ये है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व कैन बी यूज फॉर द पर्पस, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बैंक, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि अगर थोड़ा बहुत स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड आप यूज़ करते हैं BDR के लिए, आपके नंबर्स इंप्रूव हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? डिपेंड अपन बैंक टू बैंक। लेकिन ये जो सितंबर 20 में BR एक्ट अमेंड हुआ है, उसमें अभी ये जो आपका रजिस्ट्रार है ना, उसके कोई मायने नहीं है बैंकिंग में। He has no right, he has no role to give you any sanction approval, nothing. You can go to Reserve Bank of India with a plan of action where under you would like to utilize statutory reserve. अगर आप गलती से गलत काम किए हुए हैं तो, and tell Reserve Bank of India with a structured plan, we would like to utilize statutory reserve. Reserve Bank of India is the only agency which can allow you to do that. And then if you have a concrete plan of recovering your NPAs, you have an hope to come out of SAF. नहीं तो रेट रिडक्शन और जो चल रहा है वो चलने वाला है, like putting a bank under supervisory action framework on a ventilator. आप वेंटिलेटर पे जितने दिन वेंटिलेटर लगा के रहोगे उतने दिन जिंदा रहोगे, जिस दिन वेंटिलेटर निकाला जाएगा उस दिन ऑफ। मज़े की बात नहीं है ये, मज़े की बात तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि एक बैंक SAF में से अगर वो डायरेक्शन में चली जाती है तो प्रदेश की सभी संस्थाओं को उसकी तकलीफ़ होती है।
आप देखते होंगे कि रोज़ाना 2 या 3 या 4 बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पनिशमेंट कर रहा है। सुधरो सुधरो, आप सुधर ही नहीं रहे हो। वही है एरिया, वही है एरिया, वही है जो रिजर्व बैंक के रेगुलेशंस है उसको सुनना नहीं, डायरेक्टर्स को लोन देना, डाइवर्जेंस करना, एनपीए छुपाना बैलेंस शीट में से। मेरा तो ये मानना है कि नंगे हो जाओ यार, जो एनपीए है ना वो बता दो। एक बार तकलीफ होगी, बाहर निकलोगे, एक बार यू विल बी आउट ऑफ इट। और एसएफ के लिए जो बोर्ड होता है ना, उसके विल पे ही बैंक बाहर निकलती है। अगर बोर्ड के इंटेंशन ठीक नहीं है या सीईओ के इंटेंशन ठीक नहीं है, एसएफ के बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मैं नामुमकिन नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। सो द फर्स्ट लॉजिक इज वेदर योर टीम इज विलिंग टू टेक दिस हेड्स ऑन, टेक द बुल्स बाय हॉर्न. If you take the bulls by horn, it is possible to come out of SAF. I have seen banks who have come out of it. But dedicated, single point agenda. लेंडिंग बंद हो गया, डिपॉजिट लेना बंद हो गया, एक ही चीज़ रही, आपके पूरे स्टाफ को सिर्फ रिकवरी पे लगाओ। और जो गीता में कहा गया है, साम दाम दंड भेद, सब चीज़ों का इस्तेमाल करो। इसमें कॉमन प्लान हो नहीं सकता है कि आपकी दुखती रग कौन सी है, इसके ऊपर आपका प्लान हो सकता है, प्लान बन सकता है, लेकिन डू नॉट गिव फॉल्स कमिटमेंट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डोंट डू दैट। 20-25 साल पहले मैं जिस बैंक में हूँ उस वक्त मेरे एनपीए 25-26 तक गए थे और रिजर्व बैंक हमें प्रेशर कर रही थी। मैं 99-2000 साल की बात कर रहा हूँ, छोटी थी बैंक, 100 करोड़ के आसपास, 100-200 करोड़ के आसपास। रिजर्व बैंक हमारे पीछे पड़ी थी। उस वक्त वो सीक और वीक का फॉर्मूला था और रिजर्व बैंक हमें पूछ रही थी कि कितने सालों के बाद ये एनपीए रिकवर होंगे। 91 में एनपीए का कंसेप्ट आया और 2001 के आसपास की ये सिचुएशन है। हमने कह दिया हमको 6 साल लगेंगे, रिजर्व बैंक बोल रही थी नहीं 1 साल, हमने बोल दिया नहीं 1 साल में नहीं होगा। बट देन यू शुड बी कमिटेड टू दैट। You can tell them हमें 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, be patient, we are sincere. Intentions coupled with actions. Reserve Bank of India is having humans. They will understand your pain and help you out. I have seen lot of Reserve Bank of India people doing that. Lot of. And some Reserve Bank of India officers without क्या कहते हैं, उनका आपसे कोई संबंध नहीं, लेकिन they help you. आपको अपनी खुद की हेल्प करनी है, वो आप अगर करोगे तो इस सेफ में से निकलना कोई मुश्किल बात नहीं है, कठिन ज़रूर है। और मैंने पिछले 2-3 वीडियो में ये कहा भी था कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी आई है ना, दे आर ऑल लुकिंग एट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बैंक्स इन दी सेक्टर। यू वुड बी द फर्स्ट विक्टिम बिकॉज यू हैव पुअर नंबर्स। आपको लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने लॉसेस अगर बढ़ा दिए होंगे तो कौन लेगा आपको, मर्जर भी नहीं होगा, लिक्विडेशन विल बी देयर। आपके डिपॉजिटर सेफ है बॉस, कोई पड़ी नहीं है डिपॉजिटर को, आप जिंदा रहते हो, बचते हो। ये डीआईसी का नया कानून अभी जो बदल गया है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिन लोगों ने आपकी बैंक खड़ी की है उनको दुख होगा, आपको दुख होगा, आपके एम्प्लॉयज़ को दुख होगा, उनकी रोज़ी रोटी का सवाल होगा। इसलिए सब एम्प्लॉयज़ अगर मिलके इसके ऊपर जोर लगाते हैं विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद इन द इंस्टीट्यूशन, ये हो सकता है। देयर आर सेवरल सक्सेस स्टोरीज इन दिस एरिया, सेवरल सक्सेस स्टोरीज, एंड देयर इज one bank, very big bank, which has done this. I would be very proud to take the name of that bank. That was Pune Janta, and the chairman of Pune Janta, Arvind Khadadkar, had written a book in Marathi, Naval Vartale. If you happen to read that book, do read the kind of actions they had taken. They had not given salary rise for 10 years. They had not given dividend for 10 years, but they had collected share capital. They had hired technology to ensure that they remain afloat. बाद में बाहर आ गए, then it was a cakewalk to do the business for them. ये आपके साथ भी हो सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद रखो और हौसला रखो, सच्चे दिल से काम करो। आपकी बैंक अगर एसएफ में है या जाने वाली है ऐसा लगता है,
आराम से बाहर में आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।